आज शब्द नहीं असर होगा। वीडियो छोटा है पर दिमाग पर वार होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश सिंह और मेरे साथ मेरा दोस्त विष्णु नारायण सिंह। तो हम आज हमसे बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जब उसी सेक्टर के डेली प्रोडक्ट्स आप यूज करते होंगे। उसी में से हमने एक कंपनी चूज करी है। उस कंपनी का नाम है HUL और उस सेक्टर का नाम है FMCG सेक्टर। तो FMCG सेक्टर और HUL के बारे में आपको पूरा ओवरव्यू देने वाले हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या क्या हुआ था और उसके प्रोडक्ट्स क्या है और उसमें सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज FMCG। तो FMCG क्या होती है? तो मैं आपको पहले बताता हूँ FMCG का फुल फॉर्म। तो FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसका मतलब होता है ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम लोग रोज डेली यूज करते हैं और हमारी ये बेसिक नीड्स होते हैं और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कि सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया एंड ब्रश हो गया एंड एक्सेट्रा थिंग्स। देखिए, और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके सुबह के टूथपेस्ट से लेके शाम के सोप तक सब FMCG के अंदर है। तो हम बात करते हैं कि FMCG ग्लोबली की हिस्ट्री। तो हम बात करते हैं अब FMCG की हिस्ट्री ग्लोबली। देखिए, जो FMCG सेक्टर था उसकी स्टार्टिंग हुई थी लेट 1800s में, मतलब कि 1880 से लेके 1900 के अराउंड। उसी टाइम हम हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आया और जितनी भी कंपनीज थी वो डेवलप होने स्टार्ट हो गई, जिससे हमारी इकोनॉमिक बढ़ी। तो देखिए, उस टाइम कुछ ग्लोबल फेमस कंपनीज भी थी आपकी, जैसे यूनिलीवर, नेस्ले, P&G, जो स्टार्ट हुई और बहुत तेज उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज थी जैसे इंडिया। हम बात करते हैं वो हिस्ट्री इंडिया के बारे में। तो जो इंडिया की हिस्ट्री थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी FMCG की ब्रिटिश के टाइम, मतलब 1900 से लेके 1947 के बीच में। और जो ब्रिटिश थे वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते थे जो उनका पॉपुलर प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि वनस्पति ऑयल हो गया, सोप हो गया, चाय हो गया, एक्सेट्रा थिंग्स। और जो उस टाइम के ब्रिटिशर्स की सबसे फेमस कंपनी थी जो ब्रिटिशर्स ने लाया था इंडिया में, वो थी आपकी लीवर ब्रदर्स, जो आज HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। जो ये मेन चीज पे फोकस करते थे, जैसे कि सोप हो गया, कि जो आपके डेली बेसिस प्रोडक्ट्स है वो यूज करते थे, क्योंकि जो लोग थे वो डेली बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स यूज इतने करते थे कि वो खत्म हो जाते थे। तो हम आपसे बात करते हैं जो था वो आपका FMCG सेक्टर की हिस्ट्री, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1950 से लेकर 1981 में कैसी थी। तो हम बात करने वाले हैं कि 1950 से लेकर 90 तक। तो उसकी जो ब्रिटिश शुरुआत हुई थी वो बहुत खराब हुई थी, लेकिन आगे जाके फिर जो इकोनॉमिक थी वो बढ़ने लग गई थी। फिर 3% से लेकर 10% तक जो इकोनॉमिक थी वो ग्लोबली बढ़ चुकी थी। उस टाइम कुछ कंपनियां, इंडियन कंपनीज बहुत तेज ग्रो हो रही थी। आप इस टाइम उसका हमेशा नाम सुनते होंगे, जैसे टाटा। आपके घर पे हमेशा रोज रोज टाटा नमक और टाटा टी तो बनती होगी। और उसके साथ साथ एक सोप की कंपनी थी गोदरेज, और एक पुरानी कंपनी थी इसका नाम था निरमा। और हम बात करते हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ FMCG सेक्टर, क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं FMCG सेक्टर के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो FMCG सेक्टर थी वो बैकबोन कहलाने लगी, क्योंकि अगर वो हट जाएगी तो 3% से लेकर 10% तक जो GDP है फिर वो गिरने लग जाएगा, तो जिससे हमारा शेयर मार्केट भी कर सकता है। देखिए, जैसा विष्णु ने अभी आपको बताया कि उसको बैकबोन कहते हैं इकोनॉमी का, पर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब वो GDP में कंट्रीब्यूशन करती है, और जैसे टाटा कंपनी है, उसको टाटा नमक बनाना है तो उसको फैक्ट्री में तो लोग चाहिए ही, तो वो लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जो वो नमक बनाएगी उसका डिमांड तो रूरल और अर्बन एरिया में दोनों में ही होंगे। FMCG को हम बात करते हैं कि उसको डिफेंस सेक्टर क्यों कहते हैं। तो देखिए, जो FMCG को डिफेंसिव सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रेसिडेंट के टाइम भी आराम से कंटिन्यू स्मूथ तरीके से चलता रहता है। क्योंकि आप रेसिडेंट के टाइम भी सोप, टूथपेस्ट और शैम्पू एक्सेट्रा चीजें लेना आप बंद तो करेंगे नहीं। तो अंशु ने एक वर्ड यूज करा है रिसेशन। तो मैं आपको रिसेशन के मीनिंग बताता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म में। जब भी आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो उसको रिसेशन कहते हैं। देखिए, जब आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी तो आपको जॉब्स कम मिलेंगे। देखिए, जब आपको जॉब्स कम मिलेंगे तो सबकी इनकम भी कम हो जाएगी, तो वो लोग स्पेंड भी कम करेंगे। तब पर भी अगर आप लोग स्पेंड भी कम कर रहे हो, तब पर भी आप लोग की तो जो बेसिक नीड जैसे सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू और चाय एक्सेट्रा चीजें वो आप लोग खरीदना तो बंद नहीं करोगे। उस टाइम भी FMCG आराम से स्मूथ चलती रहेगी।
तो हम बात करते हैं जो एफएमसीजी की जो मेजर कंपनियां हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एफएमसीजी के बहुत सारी मेजर कंपनियां हैं, पर सबसे ज्यादा उसमें है कोई या जो एफएमसीजी सेक्टर का पूरा लीडर है वो है आपका HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां आती हैं जैसे ITC, नेस्ले, अमूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमने जो पहले आपको बोला था कि हम एक सेक्टर से कंपनी लेने वाले हैं, वो है हमारी HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब मैं आपको उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि वो क्या है और वो क्या काम करती है। तो जो HUL यानी कि आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो आपके डेली प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सोप, लक्स, चाय, डव, वो डेली प्रोडक्ट्स आपको बनाते हैं और हमको देते हैं। और अब उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले ये समझते हैं। जो देखिए उसकी शुरुआत हुई थी इसकी पेरेंट्स कंपनी लीवर ब्रदर्स से, जो पिटसर्स ने लाया था 1933 में। और अब हम बात करते हैं कि जो 1956 को 3 मेजर कंपनीज का इसके पीछे रोल था। सबसे पहले कंपनी थी इसकी हिंदुस्तान वनस्पति, और जो दूसरी कंपनी थी उसकी थी यूनाइटेड ट्रेडर्स, और तीसरी कंपनी थी इसकी लीवर ब्रदर्स। देखिए फिर जब ये तीनों कंपनी मर्ज होती हैं फिर उसके बाद एक नई कंपनी का नेम होता है जो होती है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। क्योंकि उस टाइम आपको अगर याद होगा तो उस टाइम आपका स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो जो कोई भी इंडियन था वो फॉरेन की कोई चीजें नहीं खरीद रहा था। इसलिए जो लीवर ब्रदर्स कंपनी थी उन्होंने सोचा कि वैसे तो हम लोग का सेल्स बहुत ज्यादा गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी तीन कंपनियों को मर्ज करके। फिर बाद में जाके 2007 में इसका नेम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से HUL रख दिया गया यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और अब मैं आपसे बात करने वाला हूं HUL को स्टॉक्स में क्या इफेक्ट डालती है। तो देखिए जो हमारी HUL है यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो आपके ट्रेडिंग के लिए सेफ और स्टेबल स्टॉक है। वो इसलिए क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में वो आपको रेगुलर डिविडेंड देंगे, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें लो रिस्क होगा। तो रिस्क कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो धीरे धीरे आएगा। देखिए जैसा हमने तो पढ़ लिया कि इसका स्टॉक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम जानते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो हम इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि HUL क्या फंडामेंटल्स क्या होता है। सबसे पहले इसके डिविडेंड की बात करते हैं तो उसका डिविडेंड होता है वो 1.83% है, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन है, और जो इसका मार्केट अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 2361 चल रहा है, और जो उसका ROCE है वो है 27.8% और ROE है 20.7%, और जो उसकी बुक वैल्यू है वो 207 है, और जो उसकी फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज है। देखिए जैसा विष्णु ने बताया इन फंडामेंटल्स में आपको 2 वर्ड सुनाई दिए होंगे, ROCE और ROE। अब मैं आपको इन दोनों का फुल फॉर्म बता देता हूँ। ROE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROCE का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन सब चीजों के बाद अब हम आते हैं आखिरी में यानी कंक्लूजन। तो देखिए जो FMCG सेक्टर है वो हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि जो हम FMCG से डेली बेसिस पे प्रोडक्ट हम लेंगे और हमेशा हमको नीड पड़ेगी, इसलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना अनुभव कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में।